गुड इवनिंग बच्चों। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11th का इतिहास प्रारंभ करा है और उसमें हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसमें हम 3 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। 3 महाद्वीपों में किस तरीके से रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, किस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ, ये पूरी यूनिट दी गई है। यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम तीनों महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी रोमन साम्राज्य किस तरीके से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, कौन से वहां के प्रमुख शासक थे, वहां का राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो विकास था, परंपराएं थी, किस तरीके से थी, ये सारे विषय के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रोम है वो कहाँ पर है। तो आपको पता है कि रोम यूरोप महाद्वीप में है और इटली की राजधानी क्या है? रोम है ना? तो देखो, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रोम साम्राज्य में आज का अधिकांश हिस्सा यूरोप और अर्धचंद्राकार क्षेत्र में, यानी आप चंद्रमा को देखते हैं ना, तो जब चंद्रमा आधा हो जाए तो उस तरीके के आकार में एक फर्टाइल, एक उर्वरकता वाला क्षेत्र था रोम साम्राज्य। और इसके साथ में ही ये यूरोप में ही नहीं बल्कि यूरोप के साथ साथ पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का भी काफी बड़ा हिस्सा रोम साम्राज्य में था। अब दूसरी बात, रोम साम्राज्य की जानकारी हमें कौन कौन से सोर्सेस से मिलती हैं। तो देखिए, रोम साम्राज्य की जानकारी हमें जिन स्रोतों से या जिन स्रोतों से या जिन सोर्सेज से मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री का मतलब क्या होता है? यानी वो विषय जो कोई लिखता हो, जिस पर किसी ने कुछ बोला हो, या जो कानून थे या जो पत्र व्यवहार होता था एक जगह से दूसरी जगह पर। वर्ष वृत्तांत का मतलब है कि एक वर्ष के अंदर जो कुछ भी घटनाएं हुई उनको लिख देना। वो घटनाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं, धार्मिक भी हो सकती हैं, राजनीतिक भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। दूसरा जो सोर्स हमें मिला है वो पेपाइरस पर लिखे गए प्रलेख या दस्तावेज थे। देखो, पेपाइरस क्या है? पेपाइरस जो मिस्र की जो नील नदी है उसके किनारे एक पौधा उगता है, ठीक है? वो अपने आप उग जाता था, जिसको हम कहते हैं सरकंडे जैसा वो पौधा होता था। आपको याद होगा कि जब हम मेसोपोटामिया की संस्कृति को पढ़ रहे थे, लेखन कला को पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर सरकंडे के बारे में पढ़ा था। तो सरकंडे जैसा एक पौधा होता है और ये इस पर लिखा जाता था, है ना? तो ये पेपाइरस का एक पौधा था जो नील नदी के किनारे उग जाता था। तो इस पे काफी दस्तावेज और प्रलेख लिखित रूप में रोम साम्राज्य से हमें मिला है, यानी पुरातत्वविदों को, इतिहासकारों को मिला था। इसके बाद जो तीसरा है वो भौतिक अवशेष है। भौतिक अवशेष का मतलब क्या है? भौतिक का मतलब होता है वो वस्तु जिसे हम छू सकें, देख सकें, उसके उसके आकार का और वो उसका मेजरमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम निकाल सकें। तो भौतिक अवशेष में हमें वहां से क्या मिला है बच्चों? हमें मिला है वहां से इमारतें, बर्तन और सिक्के। तो ये सारे रोम साम्राज्य के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ये देखो, मैप में जो रोम साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राइन नदी और डैन्यूब नदी, तो जो रोमन साम्राज्य का जो उत्तरी हिस्सा था वो राइन नदी और डैन्यूब नदी से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे आप देखेंगे तो दक्षिण में सहारा मरुस्थल तक फैला हुआ था। यानी ये देखो, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा आ गया, ये हिस्सा आ गया आपका अफ्रीका महाद्वीप का। और जब आप इधर जाएंगे तो पश्चिम एशिया वाला भी हिस्सा यहाँ पर दिखेगा आपको, अरब, ईरान, अफगानिस्तान वाला हिस्सा भी आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि रोमन साम्राज्य जो है 3 महाद्वीप में फैला था। और देखो, जो
यूरोप को और अफ्रीका को जो अलग करने वाली जल राशि है या जो सागर है वो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एक तरीके से एक पूरी तरीके से नदी का सागर का काम करती है इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने के लिए। आप कस्तनतुनिया के बारे में पढ़ेंगे जो एक बाद में जाकर एक राजधानी के रूप में बसाई गई थी। और आज के टाइम पर जब आप इसकी स्थिति भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो ये तुर्की का इस्तांबुल है आज के टाइम में। और ये कस्तनतुनिया की जो स्थिति थी वो ये तीनों ओर से इसके किनारे पर क्या था, पानी था या सागर था, ये नदियां थी। तो इस तरीके से कस्तनतुनिया को बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब देखो सेकंड मैप में क्या है, पश्चिम एशिया में रोमन साम्राज्य, यानी वो ये हिस्सा रोमन साम्राज्य के विस्तार के बारे में बता रहा है जो एशिया में फैला हुआ था। अब आप देखिए इसमें अरब का हिस्सा आ गया, ठीक है, फारस का यानी ईरान का हिस्सा आ गया, अफगानिस्तान आ गया। तो ये सारी चीजें आपको क्या बता रही हैं, सारी चीजें आपको बता रही हैं कि जो रोमन साम्राज्य था वो कितना इम्पोर्टेंट हो चुका था और तीनों महाद्वीपों में फैल गया था। देखो जब रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो आप ये जान लीजिए कि रोमन साम्राज्य का ईरान के साथ कुछ न कुछ युद्ध चलता रहा था साम्राज्य विस्तार को लेकर, या उनके जो भी अपने विषय थे या जो उनकी इच्छाएं थी दोनों साम्राज्यों की, तो आपस में इनका युद्ध चलता रहता था, यानी आपस में इनकी लड़ाइयां होती रहती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है कि वहां के वो कौन से लेखक थे, कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य को समझने में या हमारे दिमाग में एक उसका मैप बनाने में या उसका जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी उसकी गतिविधियां थी, उसके जो भी प्रक्रियाएं वहां पर हो रही थी, उसको एज ए इतिहास में प्रेजेंट किया। तो कुछ ऐसे लेखकों और इतिहासकारों, प्रकृति विज्ञानियों के बारे में आपके एनसीईआरटी के बुक में उल्लिखित है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सेंट ऑगस्टीन। देखो सेंट ऑगस्टीन कौन थे, सेंट ऑगस्टीन ये कौन थे, एक बिशप थे। बिशप कौन होता है बच्चों, बिशप ईसाई समुदाय में एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता है, ठीक है ना, यानी ईसाई धर्म में जो बहुत ही शक्तिशाली एक व्यक्ति है उसको कहते हैं बिशप। और ये एक लेखक भी थे, ठीक है। और इनकी स्थिति के बारे में वर्णन है कि उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे ये। और सेंट ऑगस्टीन ने महिलाओं की स्थिति के ऊपर काफी कुछ लिखा है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी माता के ऊपर अत्याचार होता था जो उनके पिता के द्वारा किया जाता था। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे घर थे, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, खराब थी और उनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही थी। इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने वर्णन किया है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है। इसके बाद हम प्लिनी और स्ट्रैबो के बारे में बात करेंगे। प्लिनी कौन थे, प्रकृति विज्ञानी थे, ठीक है ना। इन्होंने भी इटली को समझाने के लिए, वहां का जो प्राकृतिक प्रदेश था उसको समझाने के लिए, वहां की कृषि व्यवस्था को समझाने के लिए काफी कुछ लिखा हुआ है। गैलीली के लिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्रदेश था बच्चों जहाँ के एक एक इंच पर खेती होती थी, यानी कि जहाँ कहीं भी थोड़ी भी जमीन बचती थी वहां पर खेती कर ली जाती थी, इतिहासकारों ने बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है कोलुमेला। कोलुमेला एक इतिहासकार थे जिन्होंने स्पेशली कृषि के विषय में, वहां के श्रम प्रबंधन और दास व्यवस्था के ऊपर काफी कुछ लिखा है और ये पहली शताब्दी के लेखक हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इतिहासकार है टैसिटस। ये प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों के बारे में बताते हैं, यानी ये रोमन साम्राज्य के जो सामाजिक समूह हैं, जो सोशल ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स के बारे में अच्छे से बताते हैं। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल, या आरंभिक काल का मतलब क्या है, पूर्ववर्ती काल, है ना। देखो रोमन साम्राज्य के काल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है आपकी बुक में। पहला है आरंभिक काल जिसको पूर्ववर्ती काल बोला गया है, फिर बीच में है मध्य काल, ठीक है, और इसके बाद लास्ट वाले को परवर्ती काल बोला गया है। यानी किसी भी साम्राज्य के जब पार्ट्स को डिवाइड करके पढ़ते हैं तो हम उसको पूर्ववर्ती, मध्यकाल और परवर्ती 3 कालों में बांटकर पढ़ सकते हैं।
तो ये जो आरंभिक काल या पूर्ववर्ती काल, तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जो रोमन साम्राज्य है उसका टाइम पीरियड देखो 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक। और यहाँ पर क्या थी, गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी, यानी रिपब्लिक शासन व्यवस्था थी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो गणतंत्र का जो मेन जो पावर थी वो सीनेट के हाथ में थी। सीनेट में कौन थे, सीनेट में अभिजात वर्ग होता था। अभिजात वर्ग किसको कहते हैं बच्चों, अभिजात वर्ग वो लोग होते थे जिनके पास आर्थिक शक्ति ज्यादा होती थी, राजनीतिक शक्ति ज्यादा होती थी, या ये कह लीजिए कि जिनकी राजा तक या शाही खानदान तक जिनकी पहुंच होती थी, और जिनके पास पैसा भी अच्छा होता था और सामाजिक स्थिति भी अच्छी होती थी, ऐसे लोग सीनेट में थे। और गणतंत्र का जो पूरा जो शक्ति थी वो किसके हाथ में थी, सीनेट के हाथ में थी। इसके बाद बताया गया है आपकी बुक में कि जूलियस सीजर था उसका दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है बच्चों कि जब किसी को गोद ले लिया जाए, है ना, किसी को गोद ले लिया जाए, तो इन्होंने पुत्र को गोद लिया तो दत्तक पुत्र हो गया, पुत्री को लेते तो दत्तक पुत्री हो जाता। तो गोद ले लिया और उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिसका नाम था ऑक्टेवियन। क्या नाम था, ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ने तख्ता पलटा और उसके बाद जब वो राजा बना रोम का तो उसका नाम क्या हो गया, ऑगस्टस हो गया। ऑगस्टस के लिए कहा जाता है कि ये निरंकुश शासक नहीं था, और इसका जो काल है वो शांति काल कहा जाता है, और इसके काल को ऑगस्टस काल भी कहते हैं। और ऑगस्टस का जो राज्य था उसका क्या नाम था बच्चों, उसका नाम था प्रिंसिपेट। क्या नाम था, प्रिंसिपेट। इसके बाद कहा जाता है कि सिर्फ सम्राट त्राजान थे जिन्होंने युद्ध करा था। सिर्फ एक युद्ध हुआ था इसके टाइम पीरियड में, या इसका जो रोमन साम्राज्य को जो आरंभिक काल है उस आरंभिक काल में सिर्फ एक युद्ध हुआ था जो सम्राट त्राजान द्वारा किया गया था, बस। और बाकी जो इसका पूरा काल था वो कैसा था, परवर्ती काल कैसा था इसका, पूर्ववर्ती काल कैसा था इसका, शांति काल था, यानी शांति थी, सुख था, शांति थी और समृद्धि भी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक हुए हैं यहाँ पर हुए हैं टिबेरियस। कौन हुए हैं बच्चों, टिबेरियस। अब देखो टिबेरियस के लिए कहा जाता है कि टिबेरियस को ऑगस्टस ने गोद लिया था, यानी ऑगस्टस का जो दत्तक पुत्र था कौन था, वो टिबेरियस था, है ना। और जो रोमन साम्राज्य की जो राजनीतिक प्रणाली थी उसके 3 स्तंभ थे, यानी जो राजनीतिक प्रणाली थी उसके 3 स्तंभ थे। पहले ही मैंने बताया आपको, एक तो सम्राट और दूसरा अभिजात वर्ग के बारे में आपको बता दिया है जो सीनेट में थे, और तीसरा है सेना। देखो सेना का इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सेना कभी भी गृह युद्ध कर सकती थी और कभी भी किसी बात को लेकर विद्रोह कर सकती थी। तो सेना को भी खुश रखना सम्राट का और अभिजात वर्ग का, ये सेनेट का एक प्रमुख काम होता था उस टाइम में। रोमन साम्राज्य से एक सार्वजनिक स्नान गृह का एक अवशेष मिला है, जिसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, डायग्राम भी है साथ में। इसके बाद रोमन साम्राज्य का मध्यकाल, बात करी है मैंने कि मध्यकाल, और जिसको हम कहते हैं तीसरी शताब्दी का संकट, यानी जो रोमन साम्राज्य का मध्यकाल था वो गृह युद्धों से और साथ में ही बाहरी यानी विदेशी युद्धों से भरपूर था। हम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान 47 वर्षों में यानी 47 ईयर्स में 25 सम्राट हुए, यानी इतने ज्यादा सम्राट हुए। तख्ता पलट कितनी तेजी से हुआ, देखो जो ईरान था, मैंने पहले आपको बताया था कि ईरान का जो युद्ध था वो हमेशा किससे हो रहा था, रोमन साम्राज्य से होता रह रहा था। तो ईरान जो था उसका एक वंश था जिसका नाम था ससानी। क्या था नाम, ससानी था। तो ससानी वंश को कहा जाता था कि ये बहुत ही आक्रामक वंश था, है ना। और इसको जो रोम साम्राज्यवादी थे या रोम साम्राज्य के रहने वाले थे, इसको कहते थे विदेशी बर्बर। क्या कहते थे, इस वंश को विदेशी बर्बर कहते थे, यानी ये इतने ज्यादा आक्रामक थे। और इसके साथ साथ में ही जर्मन मूल की कुछ जनजातियां थी, यानी ऐसे ट्राइब्स थे जो जर्मन में रह रहे थे, और उनके कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं जैसे फ्रैंक, एलमनाई, गोथ, ये सब ऐसे थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य के कुछ कुछ प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। तो एक तरीके से अस्थिरता का माहौल था,
और इन सारी घटनाओं से हम कह सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य का मध्यकाल था उसको हम इसीलिए कहते हैं कि तीसरी शताब्दी का संकट वाला टाइम था ये। रोमन साम्राज्य का परवर्ती पूरा काल, यानी परवर्ती का मतलब बाद का टाइम पीरियड। देखो, रोमन साम्राज्य का जो बाद का टाइम था वो काफी ज्यादा समृद्ध, अर्थव्यवस्था में अच्छा था और विकास हो रहा था, शांति की भी व्यवस्था बनी हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से साम्राज्य चल रहा था। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में देखिए। देखिए, सबसे पहले तो रोमन साम्राज्य में का जो टाइम पीरियड है परवर्ती पुरा काल का, वो देखो चौथी से सातवीं शताब्दी का काल है, ठीक है। और इसमें जो पहला शासक था परवर्ती काल में वो था डायोक्लीशियन। क्या था? डायोक्लीशियन। और इसका जो शासन काल है वो 284 से 305 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अब डायोक्लीशियन के लिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा शासक था जिसने रोमन साम्राज्य के कुछ कुछ हिस्से जो बेकार थे, आर्थिक स्थिति के लिए जरूरी नहीं थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य हमने देखा कि बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ था, तो उसके कुछ हिस्से अलग कर दिए पहले तो। दूसरी चीज इसने क्या किया कि सैनिकों का काम अलग कर दिया बिल्कुल, और असैनिकों का काम अलग कर दिया। सेनापतियों की एक अच्छी स्थिति इसने बना दी। व्यापार व्यापार की भी अच्छी स्थिति थी इसके शासनकाल में। इसके बाद का जो शासक हुआ है वो था कॉन्स्टेंटाइन। कौन था बच्चों? कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन का जो काम कहा जाता है कि इसने कौन कौन सा काम करा था, तो सबसे पहले तो इसने क्या करा था, ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया था। क्यों? देखो, रोमन साम्राज्य बहुदेववादी था, यानी वहां पर बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती थी। जब कॉन्स्टेंटाइन आया तो उसने ईसाई धर्म को वहां का राजधर्म बना दिया, यानी उस राज्य का सिर्फ एक ही धर्म होगा, ईसाई धर्म। इसके बाद उसने सोने के सिक्के चलाए। इस सोने के सिक्के को क्या कहा गया बच्चों? कहा गया इसे सॉलिडस। उसके पीछे का कारण ये था कि जो स्पेन की जो खाने थी, चांदी की खाने थी, उसमें चांदी खत्म हो चुका था। तो इसलिए अब क्या स्टार्ट कर दिया गया था? सोने के सिक्के स्टार्ट कर दिए गए थे, यानी मुद्रण प्रणाली प्रणाली कैसी थी? सोने की हो गई थी। लेन देन या व्यापार का काम सोने के सिक्के के माध्यम से किया जाने लगा था। यहाँ तक कि जो वेतन दिए जाते थे लोगों को वो भी सोने के सिक्के के दिए जाते थे। इसके बाद इसने काम किया कि कस्तुनतुनिया को राजधानी बना दी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि आज का तुर्की का जो इस्तांबुल है वो कस्तुनतुनिया था पहले का। और कस्तुनतुनिया तीनों ओर से नदियों से या पानी से घिरा हुआ था। व्यापार का विकास हो रहा था। इसने बहुत सारी जो उद्योगों को स्टार्ट करा था। पानी की मिलें, तेल की मिलें लगवाई थी, ये सारा काम इसने करवाया था। और स्थापत्य कला का मतलब होता है बिल्डिंग्स, कमरे, कुछ स्नानागृह, सैनिकों के रहने के लिए जगह, प्लेग्राउंड, इस तरीके का निर्माण काम उस टाइम पर चल रहा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है जस्टिनियन शासक। कौन सा शासक आता है? जस्टिनियन शासक। अब देखो, अब इसकी रोमन साम्राज्य में पूरा काल की क्या विशेषताएं थी, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले बहुदेववादी था रोमन साम्राज्य, पहले ही बात हम कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन बाद में जब ईसाई धर्म आ गया तो ईसाई धर्म में सिर्फ एक ही देवता की पूजा होती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स, इन सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। और मैं आपको बता दूं कि यहूदी धर्म को एकाश्म भी कहा जाता है। एकाश्म का मतलब होता है बच्चों की एक ही पत्थर से बना हुआ, यानी अगर कोई भी चीज बनी हो, सिर्फ एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया हो, तो उसे एकाश्म कहते हैं। और एकाश्म का दूसरा भी मीनिंग निकलता है, और आपकी बुक में लिखा भी है कि एकाश्म का मतलब है कि जब किसी भी धर्म में या कहीं पर भी विविधता न दिखे, बस एक ही चीज दिखे, तो उसको बोलेंगे एकाश्म। तो यहूदी धर्म भी रोमन साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा धर्म था। और यहूदी धर्म के लिए, यहूदी धर्म में कोई विविधता नहीं थी, तो इसको भी एक तरीके से एकाश्म धर्म बोला जाता था। देखो, सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाई गई थी। हाँ, ठीक है। इसने जो रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं थी उसको सीमित करा था, कुछ हिस्से इसके हटा दिए थे, और जो हिस्से जो प्रांत इसने सेलेक्ट करा था उनके चारों तरफ उसने किले बनवा दिए थे उसकी सेफ्टी के लिए। और ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया था, इसके बारे में हमने बात कर ली है।
और आने वाले पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूह गोद, बैंडल और लोम्बार्ड आदि के बड़े प्रांत पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए थे। ठीक है, प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था डायोक्लिशियन के द्वारा, क्योंकि प्रांत क्या हुए थे, छोटे हो गए थे, और प्रांतों को पुनर्गठित किया गया। सैनिकों और असैनिकों के काम को बांट दिया गया था, और साथ में ही आपको पता है कि 7वीं सदी में इस्लाम का विस्तार होने लगा था, और एक पूरे विश्व के लिए इस्लाम का उदय एक बहुत बड़ी राजनीतिक और धार्मिक क्रांति के रूप में स्टार्ट हो गई थी। और जो चैप्टर नंबर 4 में इस्लाम के उदय के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में रोमन साम्राज्य का ओवरऑल उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कि किस तरीके से पूर्व काल, मध्यकाल और परवर्ती काल के बारे में पढ़ा। वहां का जो इन तीनों टाइम पीरियड में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं थी, कौन से प्रमुख शासक थे, उनके क्या काम थे, कौन सी राजधानी थी, किस तरीके से विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इन सभी चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, वो दूसरे वीडियो में मैं लेकर आऊंगी, जिसको मैं कल अपलोड कर दूंगी आपके लिए। तो बच्चों, आपने अभी तक बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे क्लास 11th का एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस वीडियो से फायदा मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।